Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो आज हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया है इसमें आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आर्टिकल 19 टू 22 क्या बात करता है, राइट टू फ्रीडम जो है उसके बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 क्या रोल प्ले करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो फ्रीडम दिख रहा है ना, तो चलो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो सबसे पहले जो है ना, 6 फंडामेंटल फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में दिए गए 6 फंडामेंटल फ्रीडम, हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम से अंडर आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस आर्टिकल 22। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है आर्टिकल 19 में वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(2) में दिया है। तो देखो सबसे पहले जो है फ्रीडम जो दिया है, सबसे पहले आर्टिकल 19 क्या बात कर रहा है वो देखेंगे। तो आर्टिकल 19 जो है, दिस आर्टिकल गिव्स द फॉलोइंग 6 फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स। जो 6 फ्रीडम्स है वो यहाँ पे आर्टिकल 19 हमको क्या करता है, यहाँ पे कन्फर करता है। ओके, तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑन एक्सरसाइज द फ्रीडम मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, इसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ना है। हमको क्या दिया है, ए, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस है थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन देखो कि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट किस में दिया है, आर्टिकल 19(1)(a) में दिया है। बट रिस्ट्रिक्शन जो है हमें इसके साथ ही पढ़ना है। जो रिस्ट्रिक्शन दिया है 19(2) में दिया है। तो 19(2) क्या बात करता है, रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है। तो कौन सी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, आर्टिकल 19(2) ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। जो 19(1)(a) में जो फ्रीडम्स दिए हैं उनके ऊपर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि कौन से रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो फ्रीडम्स मेंशन्ड है। 8 ग्राउंड्स दिए हैं यहाँ पे, इस आर्टिकल 1A में 8 ग्राउंड्स है। तो देखो वन बाय वन आप लिख सकते हो। तो वन बाय वन देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा दिया है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहला जो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या आएगा, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। थर्ड वन, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। फोर्थ वन, पब्लिक ऑर्डर। फिफ्थ वन, decency and morality. Sixth one, contempt of court. Seventh one, defamation. एंड एट्थ वन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस। जो 8 ग्राउंड्स थे ना उसको छोड़ के आपके पास क्या है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डेंजरस जो है यहाँ पे उसका जो राइट आप प्रिवेल नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर यहाँ पे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को यहाँ पे डेंजरस हो रहा है तो आपके राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। ओके, जो 8 ग्राउंड्स है आपको याद रखना है। अगर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हार्म कर रहा है, यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे राइट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द टू स्टेट, फॉरेन स्टेट के बीच में फ्रेंडली रिलेशन जो है यहाँ पे, तो आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, तो आपके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहे हो, तो आपके राइट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इन 8 ग्राउंड्स पे क्या होंगे,
रिस्ट्रिक्ट होंगे। उसके बाद देखो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो आपको आपके पास क्या यहाँ पे राइट जो है, यहाँ पे इसमें केस लॉज है। इसमें केस लॉज कौन से हैं? फर्स्ट में जो है यहाँ पे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, क्रॉस रोड केस भी बोलते हैं इसे, एंड ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 का जो केस है, यहाँ पे इस जो आर्टिकल 19(1) में आप लिख सकते हो। तो रमेश थापर का जो केस है, प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट डी इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक फ्रीडम ऑफ प्रेस आर इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो यहाँ पे इसमें ही आर्टिकल 19(1) में क्या हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में क्रॉस रोड केस बोला जाता है इसको, और ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली इस केस में जो है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे प्रियम्बल also states that one of the objective of our constitution freedom of thought and expression, freedom of thought, that's why article 19(1) gives the यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें देती है आर्टिकल 19(1). तो देखते हैं आर्टिकल 19(1) भी क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बहुत सारे, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे दिस राइट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे किसी भी तरह यहाँ पे मेंशन नहीं था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ही, उसमें ही फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताया गया है। ओके, तो ब्रिजभूषण के केस में क्या बोला गया था, सेंसरशिप कैनॉट बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेस। जो सेंसरशिप है ना, वो आप इम्पोज नहीं कर सकते प्रेस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ सेंसरशिप केम इन द केस ऑफ ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 इन द केस दैट द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली इन द परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949। तो यहाँ पे क्या हुआ, इशूड ऑन ऑर्डर अगेंस्ट द प्रिंटर पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ एन इंग्लिश वीकली ऑफ द दिल्ली कॉल्ड द ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टिंग them to submit for analysis in the duplicate before the publication till further orders. All criminal matters and the news and the views about the Pakistan, including the photographs and the cartoons other than those derived from the official sources supplied by the news agencies. The court struck down the order, observing that the press is the essential part of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a and cannot be curtailed there by the censorship. तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने लिखा था, ये ऑर्डर दिया था कि स्ट्रक डाउन किया जो ऑर्डर है, ऑब्जर्विंग दैट द प्रेस जो है ना, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इसेंशियल पार्ट डिक्लेयर किया गया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स जो है यहाँ पे, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19(3). तो आपको यहाँ पे राइट तो दे दिया गया, ओके, 19(1)(b) में, लेकिन यहाँ पे कौन से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, ये देखो कि 19(3) में जो है, एक तो स्टेट इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19(3) ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(b) ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग ग्राउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से ग्राउंड आएंगे, सावर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सावर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड ग्राउंड पब्लिक ऑर्डर है, दो ही ऑर्डर, यहाँ पे 8 ग्राउंड से, यहाँ पे 2 ग्राउंड से पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियन, तो आर्टिकल 19(1)(c) में बताया गया है। एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(4) में दिया गया है। तो 4 में क्या दिया गया है, सावर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। पब्लिक सावर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर सेम है, सिर्फ यहाँ पे मोरालिटी एक्स्ट्रा ऐड है, यही दो पॉइंट्स यहाँ पे भी है। उसके बाद एफ में देखो, एफ में क्या, सॉरी यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रीडम ऑफ
फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहाँ पे भी यहाँ पे फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया में, आर्टिकल डी में बोला गया है। 1905 में दिया गया है ये जो है यहाँ पे। तो 1905 में आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, 19 क्लॉज 5 में 1D है और 1905 में रिस्ट्रिक्शन आएंगे। ओके, तो ई जो है, पॉइंट ई को यहाँ पे 6 में रिस्ट्रिक्शन है, तो ई में क्या हो गया है यहाँ पे कि जो स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन virtue of Article 19 Clause 5 on the exercise freedom mentioned under Article D and E में बोला है यहाँ पे, एंड इट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटी में हो, एसटी जो कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके प्रोटेक्शन के लिए हो, तो आपके राइट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद ई पॉइंट क्या है यहाँ पे, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस जो है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ओके, ये जो एफ पॉइंट है यहाँ पे, एफ जो है यहाँ पे अभी जो है ओमिटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी, एफ एफ जो है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी था, ओमिटेड है। एंड जो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन है, जी में दिया गया है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, जी में दिया है, एंड उसको रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे 6 में दिया गया है। एंड ये जो है यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे 5 में रिस्ट्रिक्शन, जो डी एंड ई है 5 में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ऐसे पॉइंट याद रखो कि डी एंड ई जो है 5 में रिस्ट्रिक्शन है इसके। एंड जो एफ पॉइंट है, प्रॉपर्टी का राइट था ना, वो रिपील हो गया है यहाँ पे, ओमिटेड हो गया। एंड जो जी का पॉइंट है 6 में दिया गया है, सॉरी। तो उसके बाद है cannot be claimed by the foreigner। तो देखो कैसे फॉरेनर यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट जो है यहाँ पे क्लॉज देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे 19(2) में दिया है रिस्ट्रिक्शन जो है। उसके बाद देखो मीनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। तो हम जो राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, हम जो एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में करते हैं यहाँ पे, वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग में करते हैं, पेंटिंग में करते हैं, पिक्चर्स में करते हैं, एनी अदर मैनर में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन और आइडिया फ्रीली थ्रू एनी कम्युनिकेबल मीडियम, फ्रीडम टू होल्ड द ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे फ्रीडम टू होल्ड द ओपिनियन, माय ओपिनियन है तो मेरा ओपिनियन है, मैं ओपिनियन होल्ड कर सकती हूँ यहाँ पे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, लेकिन यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन दिया है उसको छोड़ के। टू सीक एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया थ्रू एनी मीडियम, टू सीक एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं, एंड आइडिया थ्रू एनी मीडियम से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो फाउंडेशन ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है स्कोप यहाँ पे, राइट टू नो एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। यहाँ पे सबसे पहले इसके जो पहले था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन एंड टू बी एजुकेटेड, राइट टू एजुकेट एंड एजुकेटेड, ये जो राइट है यहाँ पे इसमें इंक्लूड होता है। राइट टू इन्फॉर्म एंड टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। यहाँ पे जो केस है ओजिया हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003, आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखो रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे, जो सबसे पहले हमने अभी भी देखा है, फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट वुड बी इंटाइटल टू विथहोल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, national security, public safety, investigation, detection and the prevention of the crime, international deliberation of the government, information received in confidence of the source outside the government। तो इस बेसिस पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इफ डिस्क्लोज्ड वुड वायलेट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल,
इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक नेचर एंड इंक्लूड द ट्रेड सीक्रेट, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक डिस्कवरीज। ओके, ये आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके बाद है राइट ऑफ सिटीजन एंड वोटर्स टू नो द एंटी antecedent of the candidates at election। वोटर्स स्पीक आउट एक्सप्रेस बाय कास्टिंग वोट से आप क्या कर सकते हैं, स्पीक आउट एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू नो द क्रिमिनल पास्ट, वो आपको क्या, आप क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल पास्ट उनका जान सकते हैं। debarring candidate from the contesting election if charge have been framed against him by the court of law। तो यहाँ पे उनके ऊपर अगर कोई भी चार्ज है आप डीबार कर सकते हैं उस कैंडिडेट को। उसके बाद फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट नॉट टू स्पीक, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच यहाँ पे है इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट नॉट टू स्पीक। नो पर्सन कुड बी कंपेल्ड टू सिंग अ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम केस आपको पता ही होगा कौन सा केस है वो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नेशनल एंथम का केस कौन सा है। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स द राइट नॉट टू स्पीक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, राइट टू रिप्लाई और आंसर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट वंस व्यू। राइट टू में यहाँ पे आपके पास राइट है कि आप रिप्लाई कर सकते हैं एंड आंसर कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अगेंस्ट वंस व्यू। तो मेरा एक वन व्यू है, आप क्या कर सकते हैं उसका क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं उसके व्यू का। राइट अगेंस्ट साउंड पोल्यूशन। उसके बाद राइट ऑफ कन्विक्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। फ्रीडम ऑफ प्रेस अभी हमने देखा, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का है। उसके बाद फ्रीडम इन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ व्यूज एंड ए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। राइट टू एग्जिबिट फिल्म ऑन द दूरदर्शन। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। उसके बाद आर्टिकल 1A रिकोगनाइजेस नो जोग्राफिकल बैरियर, तो यहाँ पे आर्टिकल 1A को कोई भी जोग्राफिकल बैरियर नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है ना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमने देखा आर्टिकल 19(2) में। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन विच इंसाइट और द इनकरेज द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस, डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज वेल एज एंडेंजरिंग टू पार्ट ऑफ द स्टेट, friendly relation with the foreign state, public order, defamation, incitement to the offense। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल द पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19(1)(b)। रिस्ट्रिक्शन जो है 19(3) में यहाँ पे दिया गया है। तो स्कोप क्या है देखो, corollary of the right to freedom of speech and expression, holding assembly to hold the consultation to the express one's view। तो आपके पास क्या है यहाँ पे राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, वंस यहाँ पे असेंबल द पीसफुली विदाउट आर्म्स आप क्या कर सकते हैं और रह सकते हैं। होल्डिंग असेंबली टू होल्ड द कंसल्टेशन, आप असेंबली होल्ड कर सकते हैं, टू होल्ड द कंसल्ट होल्ड कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस वंस व्यूज। उसके बाद टू मीट द पीसफुली, आप मीटिंग लगा सकते हैं पीसफुली फॉर कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स के लिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कौन से है, असेंबली मस्ट बी पीसफुल होनी चाहिए, इट मस्ट बी अनआर्म्ड, आर्म नहीं होने चाहिए। स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो स्टेट यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नो राइट टू होल्ड द असेंबली ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, तो आपके पास राइट नहीं है कि होल्ड दी असेंबली आप होल्ड कर सके कि अदर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप क्या कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे असेंबली होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(c) एंड उसके रिस्ट्रिक्शन जो है 19(4) में दिए गए हैं। corollary rights to the freedom of speech and expression essential to the democracy, डेमोक्रेसी के लिए इसेंशियल है। तो देखो उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19(1)(d) में दिया है, रिस्ट्रिक्शन जो है 5 में दिया गया है, डी में। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखो कि ये जो है इसके साथ ही हमें क्या पढ़ना है, ई भी पढ़ना है। ई में क्या दिया गया है, टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, उसका भी रिस्ट्रिक्शन 5 में ही दिया गया है। ओके, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव wherever one likes whenever one likes। ओके, यहाँ पे एक केस था, मोहम्मद
सलीमुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जो केस है यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड था। मोहम्मद सलीमुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिसेंट केस है, 2021 का केस है। इसमें क्या हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट राइट नॉट टू डिपोर्ट इट इज एंसिलरी टू द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड और सेटल्ड इन any part of India guaranteed under Article 19(1)(e) of the Constitution is available to Indian citizen। जो ये राइट है ना डी एंड ई में दिया गया वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। ओके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंट जो है अभी हमने देखा वही रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे आर्टिकल 19 रिस्ट्रिक्शन जो है 5 में दिया गया है जो इंडियन सिटीजन्स को ही सिर्फ अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट क्या है, टू मेक द सिटीजन नेशनल माइंडेड एंड अंडरलाइन द कंसेप्ट ऑफ दैट इंडिया इज वन यूनिट है। ओके उसके बाद 6 जो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन दी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस 19(1)(g) है यहाँ पे एंड 19(6) में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। एफ जो है यहाँ पे ओमिटेड है, पिछले स्लाइड में यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। ओके देखो यहाँ पे क्या कोई भी प्रोफेशन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, डॉक्टर लॉयर कोई भी प्रोफेशन हो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, इंजीनियर। ओके इसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन अंडर आर्टिकल 20। तो हमें देखना आर्टिकल 20 क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशंस। तो जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशंस ऑन द लेजिटिमेट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो क्या होता है यहाँ पे देखो आर्टिकल 20 जो है यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है देखो एक्सप्लेन है। सबसे पहले 1 में देखा है यहाँ पे 1 में देखो एक्स पोस्ट फैक्टो दिया है, उसके बाद सिमिलर ह्यूमन राइट गिवन अंडर आर्टिकल 11 क्लॉज 2 ऑफ यूडीएचआर में भी दिया है एंड आर्टिकल 22 में यहाँ पे नो डबल जियोपार्डी एंड 3 में जो है यहाँ पे जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है। एक्स पोस्ट फैक्टो देखते हैं सबसे पहले 20 क्लॉज 1 देखो, लॉ डिक्लेयरिंग ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। लॉ डिक्लेयर्ड ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है एंड लॉ क्या किया है डिक्लेयर किया है ऑफेंस हुआ है। देखो नो वन कैन बी कॉन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। आप कोई भी काम कर रहे हो जो लॉ यहाँ पे पता है कि ये क्राइम है, जो मंदिर में चप्पल पहन के जाना क्या है यहाँ पे जो मोरली यहाँ पे रॉन्ग है तो यहाँ आपके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, ये सेंटिमेंट रहते हैं सेंटिमेंट से। ओके तो यहाँ पे नो वन कैन बी कॉन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, जो लॉ फोर्स में है उसके लिए आपको क्या होगा पनिशमेंट होगा। ओके क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 1952 19 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 सेक्शन 165A आईपीसी ब्राइब एज अ क्राइम। तो यहाँ पे लॉ यहाँ पे आया था। लॉ एनहांसिंग पेनाल्टी सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पे नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू अ पेनाल्टी ग्रेटर दैन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो आपने जो कमीशन ऑफ ऑफेंस मतलब एक्सपोस्ट फैक्टो में सिंपली इतना ही मीनिंग है। एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब क्या है, अभी 2025 चल रहा है, 2025 में ये जो पर्सन है इसने क्राइम कमिट किया है और इसका जो प्रोसीडिंग है यहाँ पे चल रहा है एंड 2028 में यहाँ पे क्या हुआ जो यहाँ पे इसने थेफ्ट किया था इसका डिसीजन आया। ओके 2028 में तो थेफ्ट का डिसीजन यहाँ पे 3 इयर्स का पनिशमेंट था 2025 में एंड जो 2028 में यहाँ पे 5 इयर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो गया समझो बढ़ गया है जो पनिशमेंट है। आप 5 इयर्स का पनिशमेंट एक्स पोस्ट फैक्टो लगाएंगे जब क्राइम कमिट हुआ है उसी का जो है यहाँ पे जो ईयर है पनिशमेंट है वो लगाएंगे। ओके नया नहीं लगाएंगे, क्राइम होते टाइम का जो एक्ट है वही आप लगाएंगे। ओके नेक्स्ट देखो बेनिफिशियल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉ है यहाँ पे एक्स फैक्टो द एक्स फैक्टो लॉज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज विच हैव reduced the rigor
of a criminal laws does not fall within the prohibition of Article 21. Procedure of ex post facto law enacted subsequent to commission of an offence, prescribing a new procedure different from of ordinary procedure or the trial, is not hit by the Article 21 clause 1 को हिट नहीं करती है। जो भी आप नया प्रोसीजर लगा रहे हो, जैसे कि आप BNS आया है, IPC, जो IPC BNS आने से पहले जिसने क्राइम किया है तो उसको IPC ही लगेगा, जो अभी है उनको BNS लगेगा। ओके, आई होप आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 समझ आया होगा। तो डबल जेओपार्डी देखते हैं क्या है। 22, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन है, ओके, उसने क्या किया, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 2025 में थेफ्ट कमिट किया है उसने, उसको पनिशमेंट भी हुआ 3 इयर्स का, और फिर जाके आप 2026 में आप क्या कर रहे हैं, फिर से फाइल कर रहे हैं केस। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही पनिशमेंट, जो एक ही ऑफेंस है उसके लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। नेमो डिबेट बिस वेक्सारी जो है, नो वन शुड बी पुट इन डबल जियोपार्डी, नो वन शुड बी पुट इन जियोपार्डी ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। उसके बाद है सेल्फ इंक्रिमिनेशन 23 में 20 क्लॉज 3, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप जाके ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोर्ट में जाओ और अपने अगेंस्ट में विटनेस दे दो, नहीं हो सकता ऐसे। नेमो टेनेटर प्रोडेर ओकेसर सेस्पम, ओके, नो मैन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, protection is available if following ingredients are present। It is the protection available to person accused of an offense. It is the protection against the compulsion to be a witness. It is the protection against such compulsion resulting his giving evidence against himself। अगर आप प्रोटेक्शन है, अगर आप यहाँ पे कंपेल कर रहे हैं, विटनेस बनने से कंपेल कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, एप्लीकेबल टू सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स एंड ओनली टू द नेचुरल पर्सन, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 19 यहाँ पे नहीं था, ओके, नॉन सिटीजन्स के ऊपर, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, ओनली नेचुरल पर्सन। देखो नेक्स्ट क्या है, fullest opportunity to develop one's personality and the potential to highest level possible, right to live decently as a member of civilized society। उसके बाद है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लाइवलीहुड, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, जो विशाखा का केस है यहाँ पे, राइट टू शेल्टर, राइट टू लिव इन अनपोल्यूटेड एनवायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, उसके रिलेटेड केस लॉज भी है। तो यहाँ पे जो है राइट टू लाइवलीहुड, ओलिगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का केस है, एंड राइट टू स्लीप भी है। यहाँ पे रामलीला मदन इंसिडेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस है। राइट टू प्राइवेसी, हमारा फेमस केस जो है यहाँ पे प्राइवेसी आधार कार्ड रिलेटेड, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। उसके बाद राइट टू मैरी, इंटरकास्ट मैरिज वॉलंटरली बाय द मेजर बॉय एंड मेजर गर्ल, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। उसके बाद राइट टू शेल्टर जो है यहाँ पे हमने देखा है, राइट टू शेल्टर बट डज नॉट मीन राइट टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन, यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे, अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट जो है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। उसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है यहाँ पे, स्पीडी ट्रायल भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे, जो है हुसैनारा खातून का केस पता ही है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस जो है यहाँ पे। उसके बाद राइट टू लीगल एड, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ओके। उसके बाद राइट टू मैरी विथ ओन चॉइस जो है, लक्ष्मीबाई चंदारागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 का केस है, ओके। उसके बाद है राइट टू अगेंस्ट ओनर किलिंग, राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड, तो आपके पास मेडिकल एड जो है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है इसमें ओके, इसमें केस है, याद रखो। ड्यूटी टू प्रिजर्व द लाइफ,
राइट टू डाई और कम्यूट द सुसाइड, यहाँ पे आपका राइट नहीं है, यहाँ पे अंडर आईपीसी में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, उसके बाद राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, the state shall provide the free and compulsory education to the children of the age 6 to 14 years age. Okay, protection against arrest and detention article 22, तो article 22 देखो, right to be informed of grounds of arrest, और आपको यहाँ पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेंशन करना है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट टू इन्फॉर्म्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यहाँ पे यही है, एंड राइट टू डिफेंड बाय द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, ये भी यहाँ पे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ही है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे, ये दोनों 22 क्लॉज 2 में दिया गया है। तो यहाँ पे राइट नॉट टू डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटीज मैजिस्ट्रेट। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोविजंस रह गए हैं, तो देखो यहाँ पे 22 जो है यहाँ पे उसके बारे में 22 क्लॉज 3 जो है यहाँ पे इसमें क्या बोला है, स्टेट्स दैट आर्टिकल 22 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियन अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एनिमी एलियन एंड यहाँ पे जो डेंजरस और वॉर के रिलेटेड होते हैं एंड सेक्स ऑफेंडर्स जो रहते हैं उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, जो है अभी जो है यहाँ पे ये हमने देखा ना 22 क्लॉज 1 जो, वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। 22 क्लॉज 4 एंड 5 एंड 6 क्या बात करता है, ग्रांट द प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अभी हमने देखा उसको जो क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है, कब दिया जाता है, 4 में देखो क्लॉज 4, डिटेंशन ऑफ सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ, आप उस पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे एक्सीडिंग 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंड डिटेंशन, द बोर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अनलेस यहाँ पे आप जो हमने 22 क्लॉज 3 में देखा, जो पर्सन है यहाँ पे आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है उनको 3 मंथ से ज़्यादा आप क्या नहीं करते, यहाँ पे डिटेन नहीं कर सकते, अनलेस यहाँ पे जो एडवाइजरी बोर्ड है आपको यहाँ पे वैसा रिपोर्ट ना दे, सफिशिएंट कॉज ना दे, एंड जो एडवाइजरी बोर्ड है उनमें कौन रहता है, हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू दी डिटेनू, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या होना चाहिए, वो जो कम्युनिकेट डिटेन पर्सन है उनको बताना चाहिए आपका ग्राउंड। हाउ एवर द फैक्ट्स कंसिडर द अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, जो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है वो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिक्स में बोला है, डिटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंट अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, उनको एक चांस देना चाहिए कि जो डिटेंशन ऑर्डर है अगेंस्ट जो भी है यहाँ पे उनको राइट है कि वो अपना प्रोसीजर चला ले। उसके बाद 22 क्लॉज 7 में क्या बात हो रही है, लास्ट है, अथॉरिटीज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब, सबसे पहला जो है द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ द केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, तो यहाँ पे अथॉरिटीज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब क्या है, तो यहाँ पे 3 months से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट कहे तो। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ case under the preventive detention law, the procedure to be followed by the advisory board in inquiry, तो procedure जो है यहाँ पे वो follow करेगी। and related case to section article 22 जो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आर्टिकल 22 इज एन अगली प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में बोला गया था, जो अगली प्रोविजन है 22 में दिया गया है, ऐसे बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का है। पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक द लॉज इन दिस रिगार्ड, बट द पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है इसके ऊपर। ओके ओके, तो आपको जो फ्रीडम्स है हमारे आर्टिकल 19 to 22 जो समझ आए होंगे आर्टिकल्स, आई होप सो, थैंक यू।